कोहिनूर ग्रुप की बिल्डिंग में नक्श के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा था। पहले उस फीमेल स्टाफ ने नक्श के साथ बदतमीजी की और अब एक दूसरा स्टाफ मेंबर भी वहां पहुंच गया था। सीधे तौर पर बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया गया कि नक्श को धक्के मारकर बिल्डिंग से बाहर निकाला जाए और दूसरी तरफ नक्श पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो जानना चाहता था कि उसे ये सजा क्यों दी जा रही है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, बाहर निकालो इस आदमी को, उस स्टाफ मेंबर ने कड़क अंदाज में ऑर्डर देते हुए कहा। गुस्सैल अंदाज में सभी बॉडीगार्ड्स ने नक्श की तरफ देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर नक्श उस बिल्डिंग में नहीं आया होता तो आज उनकी क्लास नहीं लगती। नक्श की वजह से उन्हें कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा और इन रीजन से उनके दिल में नक्श के लिए घोर नफरत पैदा हो गई थी। हालांकि सभी लोग यहां पर काम करने के इरादे से आए थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या लेवल है। सबकी अपनी इज्जत है और किसी के कहने पर किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला जा सकता, राइट? इतनी अकल तो उन बॉडीगार्ड्स के लीडर में भी थी। सर प्लीज आप खुद ही यहां से चले जाइए, हमारे लिए हालात और डिफिकल्ट मत कीजिए। उन बॉडीगार्ड्स का लीडर काफी पोलाइट नजर आया। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता था कि वो वाकई में पोलाइट है या पोलाइट होने की एक्टिंग कर रहा है। कोई नहीं जानता था कि वो लीडर इस सिचुएशन से कैसे निपटने वाला है। मैं यहां पर पहली बार आया हूं, जब तक मेरी प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं होगी मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। नक्श ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और बिना किसी मॉडेस्टी के कहा, सर मैंने आपको बहुत प्यार से एडवाइस दी, लेकिन अब जब आप सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं तो बाद में मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत कीजिएगा। ये बोलते हुए उस बॉडीगार्ड लीडर ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाया। बाकी बॉडीगार्ड्स ने तुरंत ही नक्श को चारों तरफ से घेर लिया। निडर होते हुए वो नक्श को घूरे जा रहे थे। एकाएक उनका नक्श को देखने का नजरिया भी बदल गया था। लगता है प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात बाद में होगी, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। नक्श ने अपने दोनों हाथ स्ट्रेच किए और एकाएक उसके शरीर से क्रैकिंग साउंड निकलने की आवाज आई। हमारे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, गेट लॉस्ट। एक सिक्योरिटी गार्ड ने नक्श पर लात से हमला करते हुए कहा। एकाएक नक्श की आंखें चमक उठी। भले ही वो उस मूव के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक कल्टीवेटर को अपनी चाल चलने का मौका मिल ही जाता है। 1 सेकंड से भी कम समय में नक्श ने अपना हाथ उठाया और उस आदमी की टांग पकड़ ली। नक्श ने उसके पैर को ऊपर उठाया और ऊपर उठाया और उठाता चला गया। उस बॉडीगार्ड के मुंह से चीख निकली और निकलती चली गई। वो अपने पैर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नक्श उसका पैर नहीं छोड़ रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद नक्श ने उसका पैर छोड़ा और उस बॉडीगार्ड के कदम तुरंत ही पीछे की तरफ बढ़े। वो एक पैर से लंगड़ाने लगा था और उसका पैर हवा में लटक भी गया था। ये लड़का बहुत खतरनाक है, इसके पास खास स्किल्स हैं, उस बॉडीगार्ड ने सभी को सचेत करते हुए कहा। हालांकि जैसे ही उस बॉडीगार्ड के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही एक दूसरे बॉडीगार्ड ने नक्श के चेहरे पर मुक्के से हमला किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नक्श ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं यहां सिर्फ किसी से मिलने आया हूं। नक्श ने उस बॉडीगार्ड का हाथ मोड़ा और इतना मोड़ दिया कि उसके कंधे से क्रैकिंग आवाज सुनाई दी और वो बंदा भी जोर जोर से चीखने लगा। इतना ही नहीं, नक्श ने तुरंत ही उसे घुटने पर लात मारी और उसे जमीन पर बैठने के लिए फोर्स किया। उसके बाद नक्श ने उसका हाथ 360 डिग्रीज तक मोड़ दिया। ऑफ कोर्स वो हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था और दर्द की सारी सीमा भी पार हो गई थी। वो बॉडीगार्ड अपने दर्द को संभाल नहीं पाया और जमीन पर किसी छोटे बच्चे की तरह लोटने लगा। ये नजारा देखकर सभी के पसीने छूट गए थे। सभी लोग नक्श को डिससैटिस्फैक्शन भरे अंदाज में देख रहे थे। हालांकि इससे पहले कि बाकी के बॉडीगार्ड्स अपना मूव चलते, अचानक से एक तीखी आवाज सुनाई पड़ी। तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोगों को लड़ने के लिए किसने कहा? सभी ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक मिडिल एज्ड आदमी जिसकी उम्र करीब 50 साल होगी, वो एक कोने में खड़ा था। उसका पेट बाहर आया हुआ था और उसका चेहरा पूरा ऑयली था। सभी लोगों ने साइड हटते हुए उस आदमी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। What the hell? प्रेसिडेंट साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लड़का प्रेसिडेंट साहब से मिलने आया था ना? मैं देखना चाहता हूँ कि इसका प्रेसिडेंट साहब से क्या रिश्ता है। मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। मैं तो ये भी नहीं जानना चाहता कि ये लड़का है कौन और कहां से आया है। इसने बवाल किया है,
और इसे सजा मिलनी चाहिए, बस। वहां मौजूद लोग फुसफुसाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आवाज ऊंची करे। हालांकि कोहिनूर ग्रुप के कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, लेकिन अनडाउटेडली प्रेसिडेंट साहब कंपनी के सीईओ थे और सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी उन्हीं के नाम था। वो अपने एक पैर से ही पूरा इंपीरियल कैपिटल हिला सकते थे। भला उनके सामने कोई इम्प्यूडेंट होने की गलती कैसे कर सकता था? सर, एक तो ये आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आया और ऊपर से आपसे मिलने की जिद करने लगा। मैंने इससे कहा कि प्रेसिडेंट सर से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते, लेकिन ये इतना स्टबर्न है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इंसर्ट कर चुका है। फीमेल स्टाफ वाली लड़की तुरंत ही सामने आई और उसने कहानी का पूरा फलसफा सुनाया, ऑफ कोर्स मसाला लगा के। कौन हो तुम? तिरछी नजरों से प्रेसिडेंट साहब ने नक्श की तरफ घूरते हुए कहा। उन्होंने अपने स्टाफ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सुबह सुबह अचानक से उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था और इस वजह से उन्हें ऑफिस आने में इतनी देरी हुई। हालांकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिल्डिंग में घुसते ही उन्हें इस तरह के सीन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि सबसे अमेजिंग चीज ये थी कि प्रेसिडेंट साहब को नक्श कुछ हद तक जाना पहचाना लगा, लेकिन उन्हें इस बात का भी पूरा यकीन था कि उन्होंने नक्श को इंपीरियल कैपिटल में कभी नहीं देखा है। वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट साहब कई अमीर बच्चों से मिल चुके हैं। अगर नक्श भी उन्हीं में से एक है तो क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर भाटिया, लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप अभी भी उतने ही एलिगेंट हैं जितना पहले थे। फाइनली नक्श ने उस बॉडीगार्ड का हाथ छोड़ा और उसे लात मारते हुए अपने से अलग किया। मेरे छोटे भाई, क्या हम पहले मिल चुके हैं? प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थे। लगता है मिस्टर भाटिया मुझे भूल चुके हैं। खैर कोई नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 5 साल पहले मैंने शेयर मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था। नक्श ने खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान निखरती जा रही थी। नक्श के 20% शेयर्स इंपीरियल कैपिटल की इकोनॉमी में घूम रहे थे। ओ यू मिस्टर नक्श! प्रेसिडेंट साहब को जल्द ही नक्श की आइडेंटिटी रियलाइज हो गई थी। कोहिनूर ग्रुप का सीईओ काफी कुछ भूल सकता था, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता था कि पास्ट में उसकी किसने हेल्प की थी। 5 साल पहले कोहिनूर ग्रुप इतना पावरफुल नहीं था जितना आज है। उस समय उनके काफी कंपेटिटर्स भी थे। ऑयल का बिजनेस अपने चरम पर था और एम्पायर ने उस बिजनेस के खतरे से भी सबको अवगत कराया था और कहा था कि जो भी उसमें पैसा डालेगा उसका पैसा डूब सकता है। प्रेसिडेंट साहब भी उस समय पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और बाकी लोगों की तरह उनका भी खूब सारा पैसा डूब गया। कोहिनूर ग्रुप बंद होने की कगार पर था और काफी फॉरेन डेट्स का भुगतान करना बाकी था। भाटिया जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ठीक उसी समय एक लड़का उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कोहिनूर ग्रुप के 40% शेयर्स की बोली 200 करोड़ रुपए में तय की। क्योंकि उस समय भाटिया जी को अपने डेट्स क्लियर करने थे, इसलिए उस शख्स का ऑफर उनके लिए सोने पर सुहागा था। एटलीस्ट वो अपनी कंपनी बचा सकते थे और उन्होंने भी ऐसा ही किया। उस शख्स का ऑफर एक्सेप्ट किया। कोई नहीं जानता कि वो शख्स भानुशाली परिवार का ही चिराग नक्श भानुशाली था। हालांकि आउटसाइडर्स को ऐसा लगा जैसे नक्श चैरिटी कर रहा है। भाटिया जी ने भी नक्श से 200 करोड़ लिए और सभी चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए वापस कमबैक करने का सोचा। तभी तो ये कोहिनूर ग्रुप और जायंट बन सका। मिस्टर नक्श, काफी सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आप इंपीरियल कैपिटल कब आए? और आपने मुझे एडवांस में क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए अच्छे से कुछ प्रिपेयर कर पाता। एकाएक भाटिया जी के चेहरे पर मोटी मुस्कान प्रकट हुई और आगे बढ़ते हुए उन्होंने नक्श को अपने गले से लगा लिया। मुझे इंपीरियल कैपिटल आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। माफ करना सर, मैंने आपके आदमी को हर्ट किया। कोई बात नहीं, ये लोग शायद अंधे थे जो इन्होंने तुम्हें ऑफेंड किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो बनता ही है। भाटिया जी तुरंत ही पीछे मुड़े और उन्होंने एकदम स्टर्न अंदाज में उन बॉडीगार्ड से कहा, बेवकूफ कहीं के, ये शख्स हमारी कंपनी का 2nd लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और तुमने इन्हें ऑफेंड किया। अब एक काम करो, चुपचाप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ और अपनी पगार लेकर यहां से दफा हो जाओ। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग सभी स्टंड रह गए थे, खासकर स्टाफ वाले जो नक्श को ह्यूमिलिएट कर चुके थे। उस फीमेल स्टाफ का चेहरा तो इस कदर पीला पड़ गया कि वो नक्श की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। किसने सोचा होगा कि एक अननोन जवान लड़का कोहिनूर ग्रुप का 2nd लार्जेस्ट शेयर होल्डर निकलेगा। मिस्टर भाटिया, आपको इन लोगों के साथ इस तरह से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे।
असली कल्प्रिट तो वो दोनों हैं। नक्श ने तुरंत ही अपनी उंगली उठाई और उस फीमेल स्टाफ की तरफ बढ़ाई। लपेटे में वो दूसरा स्टाफ मेंबर भी आ गया था जो बाद में अपनी अकड़ दिखाने आया था। ओह, तो ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। प्रेसिडेंट साहब का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया और वो तिरछी नजरों से अपने स्टाफ वालों को घूर रहे थे। किसी ने सही कहा है, जब तक आपको सामने वाले की आइडेंटिटी ना पता हो तब तक अपना मुंह बंद रखना चाहिए। लेकिन कोहिनूर ग्रुप में कहानी कुछ और ही साबित हुई। नक्श को देखकर सभी लोग उसके पीछे पड़ गए थे। स्टाफ मेंबर का तो पता नहीं, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोगों को लगा था कि नक्श एक बिगड़े हुए बाप की अमीर औलाद है जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि वो कंपनी का शेयर होल्डर है। हालांकि भाटिया जी ने उनकी सारी फैंटेसीज पर पानी फेर दिया और वो अमीर बिगड़ा हुआ लड़का कंपनी का सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर निकला। इस तरह का बदलाव कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। कोहिनूर ग्रुप की बिल्डिंग में घुसने वाला हर शख्स सक्सेसफुल है। कुछ हद तक वो कोहिनूर ग्रुप के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भाटिया जी के अलावा एक और शख्स है जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़का जो इतना डिग्निफाइड नजर आ रहा है वो ड्रैगन अमंग मैन है, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। बड़ी बड़ी बातें इटालियन खाते। तुम अकेले नहीं हो जो मिस्टर नक्श की काबिलियत देख पाए। मैं तो बहुत पहले ही समझ गया था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि उन बॉडीगार्ड्स को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। मिस्टर नक्श, यू आर क्वाइट यंग। मुझे लगता है कि आप इंपीरियल कैपिटल की जगह दूसरा कॉन्टिनेंट संवार रहे थे। ये भी अच्छी बात है। बाकी की बातें मैं आपके साथ डिनर टेबल पर करना चाहूंगा। वहां मेरी बेटी भी मौजूद होगी जो बेहद खूबसूरत है। तो मैं आज रात का डिनर पक्का समझूं? अरे छोड़ो भी, क्या तुम्हारे अकेले की बेटी है? मेरी भी बेटी है और वो एम्पायर की टॉप मॉडल्स में से एक है। मिस्टर नक्श आज मेरे साथ डिनर करने वाले हैं। कुछ समय पहले जो लोग नक्श को कोस रहे थे वो अब एकाएक उसकी चापलूसी करने लगे थे। सभी के व्यूज बदल गए थे और फ्लैटरिंग शब्दों के साथ नक्श को पटाने की कोशिश जारी थी। लेकिन नक्श ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि नक्श ने ये सब पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था। पास्ट में उसके साथ इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी हो रखे थे। मैंने आपके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को हर्ट किया है और उनके इलाज का पूरा खर्चा मैं पर्सनली उठाना चाहता हूं। रही बात आपके फ्रंट डेस्क वाले स्टाफ की, तो उनसे आप निपटिए और देखिए कि इस तरह के एटीट्यूड के साथ वो कहां फिट बैठते हैं। नक्श ने भाटिया जी का कंधा थपथपाया और धीमी आवाज में कहा। नक्श की बात सुनकर स्टाफ इतना डर गया कि ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। नक्श का कोहिनूर ग्रुप आने के पीछे का क्या मकसद है? क्या कोहिनूर ग्रुप की मदद से नक्श मखीजा परिवार को नीचे गिराना चाहता है? क्या कंपटीशन के बाद नक्श इंपीरियल कैपिटल से चला जाएगा, या फिर वो यहां अपनी दुनिया बसाने की सोच रहा है? क्या नक्श और अनिका यहां रहने वाले हैं? तो फिर सूरज शहर का क्या? अशोका सम्राट एम्पायर का क्या? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर। Subscribe, please.